इन्हें चौकीदार कहें या प्रधान सेवक कहें, ये आपको तय करना है। और लेकिन इन्हें प्रधान सेवक कहिए या चौकीदार कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो संसद में दिया गया भाषण है, आज मैं उसी का विश्लेषण आपको बताऊंगा। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। प्रधान सेवक का जो भाषण संसद में हुआ, अविश्वास प्रस्ताव पे हुआ, वह बेहद ही निराशाजनक, हताशा भरा हुआ था। प्रधान सेवक के भाषण से कुछ लोग तो जरूर खुश होंगे, सड़क छाप कहें या वो उनके परम भक्त कहें, वो बहुत खुश होंगे। लेकिन जो महंगाई और बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है मध्यम वर्ग, वह बहुत ही निराश हुए। उनके भाषण से निराशा ही निराशा दिखी। प्रधान सेवक अपने भाषण के दौरान लगभग 4 दर्जन बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी की चर्चा, उनका नाम लिए। लेकिन प्रधान सेवक जी, ये बेरोजगार, ये महंगाई, इसका असर आपको लोकसभा चुनाव पर जरूर दिखेगा। आप अपनी जीत का दावा संसद में कई बार किया, लेकिन आपको सच्चाई का पता नहीं है। प्रधान सेवक अपने भाषण में 1962 के भारत चीन युद्ध का चर्चा किए और नेहरू के रोने की बात, वो संसद में नेहरू के रोने की बात को भी इंगित किए। लेकिन प्रधान सेवक जी, 1962 के भारत के आर्थिक स्थिति का आकलन शायद आपको नहीं है, या सिर्फ आप राजनीति में डूबे हुए हैं, इसलिए नेहरू के आंसू को आप उपहास बना दिए। प्रधान सेवक जी, भारत को आजाद हुए कुछ ही दिन हुए थे, कुछ ही साल हुए थे। भारत की आजादी के बाद आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी जिसका अनुमान शायद आपको नहीं है, या आप उस आर्थिक स्थिति की चर्चा करने की जरूरत नहीं समझते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो 2 वक्त की रोटी अपनी जनता को मुहैया करा सके, और आप हथियार की बात करते हैं, वो चीन की बात करते हैं। जिस चीन को लेकर के आपने नेहरू खानदान पे, जवाहरलाल नेहरू पे तंज कसा, वो चीन इंदिरा के शासन में आपको याद होगा किस तरह से नतमस्तक होता था। चीन की हिम्मत नहीं होती थी जो इंदिरा के सामने में कुछ भी बोले। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज
एक मिनट बैठिए आप। एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट आप भी विराजे। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य, ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या। इन लोगों को पता है इनकी नई दुकान पर भी कुछ दिनों में ताला लग जाएगा। और आज इस चर्चा के बीच देश के लोगों को मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस घमंडिया गठबंधन की आर्थिक नीति से भी सावधान करना चाहता हूं। ये देश में ये घमंडिया गठबंधन ऐसी अर्थव्यवस्था चाहता है जिससे देश कमजोर हो और उसका सामर्थ्य बढ़ न पाए। हम अपने आसपास के देशों में देखते हैं जिन आर्थिक नीतियों को लेकर के कांग्रेस के और साथी आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से खजाने से पैसे लुटाकर वोट पाने का खेल खेल रहे हैं। हमारे आसपास के देश के हालात देख लीजिए, दुनिया के उन देशों की स्थिति देख लीजिए। और मैं देश को कहना चाहता हूं, इनसे सुधरने की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, तो जनता इनको सुधार देगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार की चीजों का दुष्परिणाम हमारे देश पर भी हो रहा है, हमारे राज्यों पर भी हो रहा है। चुनाव जीतने के लिए अनाप शनाप फायदों के कारण अब इन राज्यों में जनता के ऊपर नए नए दंड डाले जा रहे हैं, नए नए बोझ डाले जा रहे हैं और विकास के प्रोजेक्ट बंद करने की घोषणा की जा रही है, विधिवत रूप से घोषणा की जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक घमंडिया गठबंधन की जो आर्थिक नीति है, उस आर्थिक नीतियों का मैं परिणाम साफ देख रहा हूं। और इसलिए मैं देशवासियों को चेतावनी, देशवासियों को सत्य समझाना चाहता हूं। ये लोग, एक घमंडिया गठबंधन, ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है, भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये अस्थिरता की, ये अस्थिरता की, ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये तुष्टीकरण की, ये तुष्टीकरण की, ये परिवारवाद की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को 2 शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कभी भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी नहीं दे सकते। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप 3 की
टॉप 3 की पोजीशन में लाके रहूंगा। ये मेरा देश को गारंटी है कि कभी भी देश को विकसित बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं। उस दिशा में ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि लोग इतना झूठ फैला सकते हैं। ऐसे ऐसे मां भारती के बारे में जो कहा गया है उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। मैं हैरान हूं, और ये बोलने वाले कौन लोग हैं? क्या ये देश भूल गया है? ये 14 अगस्त विभाजन विभीषिका पीड़ादायक दिवस आज भी हमारे सामने उन चीख को लेकर के, उन दर्द को लेकर के आते हैं। ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। जब मां भारती के गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना था, जब मां भारती की जंजीरों को तोड़ना था, बेड़ियों को काटना था, तब इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी, मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। और ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिस वंदे मातरम गीत ने देश के लिए बन मिटने की प्रेरणा दी थी। हिंदुस्तान के हर कोने में वंदे मातरम चेतना का स्वर बन गया था। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्होंने मां भारती के टुकड़े किए, इतना नहीं, वंदे मातरम गीत के भी टुकड़े कर दिए। ये वो लोग हैं माननीय अध्यक्ष जी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये गैंग, ये नारा लगाने वाले लोग, इनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए पहुंच जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि सिलीगुड़ी के पास जो छोटा सा नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला कॉरिडोर है उसको काट दें तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। ये सपना देखने वालों का जो लोग समर्थन करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जरा इनको जहां भी हो जरा मेरा सवाल
अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे कि कच्छ तीबू क्या है। कोई पूछे इनको कच्छ तीबू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बता रहा हूँ ये कच्छ तीबू। और ये कच्छ तीबू कहाँ आया, जरा उनको पूछिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीबू वापस ले आइए। एक कच्छ तीबू है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा। आदरणीय अध्यक्ष जी, और कांग्रेस का मां भारती के प्रति प्रेम क्या रहा है? भारत के वासियों के प्रति प्रेम क्या रहा है? एक सच्चाई बड़े दुख के साथ मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। ये पीड़ा वो नहीं समझ पाएंगे। There were two objectives for the motion of no confidence. First, to save parliamentary democracy and force the Prime Minister of India to stop speaking in foreign parliaments and come to the Parliament of India and make his speech here. Our second objective was that people of Manipur deserve justice. What we saw, that after days of struggle, their India alliance succeeded in forcing the Prime Minister to come to the Lok Sabha and make his statement. Unfortunately, the Prime Minister does not feel compelled to go to the Rajya Sabha. But the second objective remains unfulfilled: justice for Manipur. In fact, instead of justice, I saw injustice inside the Lok Sabha when the two MPs from Manipur were not allowed to speak. I begged repeatedly to allow the two MPs of Manipur, because they represent Manipur, not these ministers, not the BJP MPs who have spoken so far. It is these two MPs from Manipur representing the will of the people who are here, and their hands and mouth have been taped shut. And that is what the BJP is trying to do, to cover up for their failures in Manipur. My three questions remain unanswered. One, why hasn't the Prime Minister made any plans to go to Manipur? Two, why hasn't the Prime Minister made any concrete statement on Manipur? He's only spoken for 30 seconds so far. And three, why hasn't he asked his Chief Minister to resign? It is only arrogance which makes them blind to the pain of the people of Manipur. And that is what Rahul Gandhi ji alluded to yesterday, that this government has become blind with their arrogance. And that is why they don't see the two MPs of Manipur. They don't see the 60,000 people in camps. They don't see Manipur being divided into hill and valley. They only see power. And that is why their nationalism is a fake nationalism. They are not patriots. They are militants who are bent on dividing our country. Unfortunately, the Prime Minister has spoken for 2 hours. In these 2 hours, all he has done is twisted the name of our country, India. There is a Congress phobia inside that we can see, because the Prime Minister spent most of his time blaming the Congress party. No doubt,
seeing the unity of the India parties in front of him, shouting India, India, has spooked the Prime Minister. And therefore, instead of speaking on Manipur, he spent most of his time criticizing the Congress party. No matter his speech, we are confident that our parties stand united for a common vision to save and protect the values of our constitution, to preserve the values of our civilization, and to preserve the integrity, fraternity, liberty and equality, rights and principles that is enshrined in our constitution. We are confident that the India Alliance will win in 2020. प्रधान सेवक जी, जब आप 1962 के भारत पाक चीन के युद्ध को और गरीबी को आप याद करते हैं, तो 1930 के सूखे की स्थिति को भी आप याद करके संसद को बताते या जनता को बताते तो बहुत ही अच्छा होता। जब यूपीए शासन में फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हो रहा था, तो उस समय में जिस दिन ये पास हो रहा था संसद में बिल, तो उस दिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ मैं ट्रैवल कर रहा था, उनके साथ उनके कार्यक्रम में जा रहा था। और फूड सिक्योरिटी एक्ट जब पास हुआ संसद से, तो उन्होंने बहुत ही शांति की सांस लिए। उन्होंने 1930 को याद करके कहा, उस सूखे की चपेट में आने से लाखों लोग मर गए। बंगाल में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत 1930 में 30 के सूखे में हुई थी। और फूड सिक्योरिटी एक्ट पास करके भारत सरकार ने ऐसे लोगों की, ऐसे गरीबों की मदद करने का प्रयास किया था। प्रधान सेवक जी, आपको याद होगा, प्रधान सेवक जी, इंदिरा गांधी की चर्चा आप करते हैं और इंदिरा गांधी पे तंज कसते हैं। प्रधान सेवक जी, यही इंदिरा गांधी है जो पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश हो या सिक्किम हो, उसको भारत में मिलाने के लिए एकमात्र वही नेता है। पूर्वोत्तर के इन 2 राज्यों को भारत में मिला करके चीन को जो तमाचा मारा था, वो शायद आप जनता को बताना नहीं चाहते। 1971 के भारत पाक युद्ध में जिस तरह से भारत को 2 भागों में बांट करके बांग्लादेश बना करके जनता को, पूरी दुनिया को संदेश दिया था, उसके बाद पूरी दुनिया, चाहे वो अमेरिका हो या रूस, उस समय में यूएसएसआर होता था, ये तो आप नहीं बताएंगे यूएसएसआर और रसिया में अभी क्या अंतर है। इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को महज 13 दिनों में धूल चटा करके, उनके सैनिकों से हथियार डलवा करके, पाकिस्तान का 2 टुकड़े करके आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का बहुत सबसे बड़ा ऋणी है। और आज देखिए स्थिति, इंदिरा गांधी के सामने में उस समय में कोई सिर उठा करके, पूरी दुनिया में कोई सिर उठा करके नहीं देखता था। और जिस कश्मीर की बात आप करते हैं, आतंकवाद की बात आप करते हैं, उस कश्मीर में आतंकवादियों का प्रवेश विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासन में शुरू हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंत्रिमंडल में मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री हुआ करते थे, और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के आप कश्मीर में भी सरकार में आए और केंद्र में भी सरकार में शामिल किए थे। इस बात को आप भूल जाते हैं। प्रधान सेवक जी, मणिपुर की घटना 1971 के भारत पाक युद्ध के बराबर नहीं है, 1962 के भारत चीन के युद्ध के बराबर नहीं है। मणिपुर की घटना भारत का एक अव्यवस्थित शासन का जीता जागता नमूना है। और इस घटना को, मणिपुर की घटना पे
केंद्रीय गृह मंत्री, आपके ही गृह मंत्री अमित शाह पहले ही सफाई दे चुके हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि ये भूल हुई है, एक चूक हुई है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। और आप कहते हैं जो ये भारत की स्थिति जो है उसके लिए पूरे नेहरू खानदान ये जवाबदेह है। आप बताएंगे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी सरकार के किस पद पे कब रहे हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्या भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? या सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी सरकारी ओहदे पे रहे हैं? इस बात को आप नहीं बताएंगे क्योंकि आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में रहते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और उसी चुनाव को लेकर के आप बेहद ही हताश और निराश हैं। हाँ ठीक है, 2 बार आपको जनता ने भारी बहुमत देकर के संसद में पहुंचाया प्रधान सेवक जी, लेकिन यही जनता राजीव गांधी का जो आंकड़ा है 1985 का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े को आप अभी नहीं तोड़ सके हैं। 417 के आंकड़े, कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या के आंकड़े आप नहीं तोड़ सके हैं। हाँ, भले आप सबसे इधर 30 सालों के सबसे मजबूत सरकार के रूप में आए हैं, सबसे मजबूत पार्टी के रूप में आप जरूर आए हैं, संसद में पहुंचे हैं, लेकिन राजीव गांधी के आंकड़े को आप नहीं तोड़ पाए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर के आप ये संसद में चौकीदार जी आप बता रहे हैं जो फिर जीत करके आएंगे। कई बार आपने इस बात का जिक्र किया, आप अपने भाषण में हर हमेशा वही कहते हैं, फिर 2024 में तो हम लौटेंगे ही, जनता हमको विश्वास देगी ही, हम पे विश्वास करेगी ही। लेकिन इस जनता का विश्वास कब और कैसे बदल जाता है ये आपको भली भांति परिचित है आप इससे। इसलिए इस पे ये कहना जो 2024 में फिर जनता हम पे विश्वास करेगी, ये अभी से मत कहिए। अभी ये 5 विधानसभा चुनाव होने दीजिए, इसके परिणाम आपको जब सामने आएंगे तो फिर आप 2024 की बात करेंगे, जीत की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले करना बेईमानी है। मणिपुर की घटना पे आप महज कुछ मिनट बोले। मणिपुर की जो हालत है वह पूरी दुनिया के सामने में है। मणिपुर में आप शांति लाइए, मणिपुर में आप सौहार्द का वातावरण बनाइए, मणिपुर की जनता को सिक्योरिटी दीजिए, तो फिर आपकी बात लोग यकीन करेंगे। आप 190 दिनों तक सोते रहे, कभी कुछ नहीं बोला। जब अविश्वास प्रस्ताव संसद में रखा गया तब आपका बोलना और आपकी मजबूरी थी, ये आप अपने मन से नहीं आए। ये तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की जीत है कि आपको किसी न किसी रूप में संसद में आना पड़ा और मणिपुर पे बोलना पड़ा। राहुल गांधी की पहली जीत है ये। राहुल गांधी ने आपको रावण और मेघनाद कुंभकर्ण की संज्ञा में दी। लंका के जलाने की बात जिस तरह से उन्होंने की, आप उस पर भी सफाई दे रहे हैं। तमिलनाडु की बात आप कर रहे हैं। आप हर हमेशा उत्तर से दक्षिण में आपको कोई जगह नहीं मिल रही है, आप इसलिए तमिलनाडु की चर्चा कर देंगे, वहां डीएमके की सरकार के खिलाफ आप बोलेंगे, उनकी खामियां निकालेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, या फिर उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, या फिर असम में जो कुछ हो रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपकी वहां पे सरकार है, बीजेपी की सरकार है। इसलिए प्रधान सेवक जी, आप प्रधानमंत्री के पद पे हैं तो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी आप जरूर ध्यान में रखिए। आज के लिए बस इतना ही।
हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।